हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम रेगुलेशन 23 एंड 121 देखेंगे आईसीडीआर का। इसके अंदर हमें ये बता रखा है कि किस तरीके से जो लीड मैनेजर्स होते हैं या अदर इंटरमीडिएट्स होते हैं, कंप्लाइंस ऑफिसर होते हैं, उनको अपॉइंट करने की जरूरत होती है और किन किन चीज़ों को हमें कंप्लाई करना पड़ता है जब इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ठीक है, तीन लोग हैं, कौन कौन है? लीड मैनेजर्स, अदर इंटरमीडिएट्स एंड कंप्लाइंस ऑफिसर्स। ये आपको याद रखना है, लीड मैनेजर, अदर इंटरमीडिएट्स एंड कंप्लायंस ऑफिसर। तो देखो, सबसे पहले जो इशूअर है उसको क्या करना होगा? शेल। तो इशूअर के लिए मैंडेटरी है कि उसको अपॉइंट करना ही करना है एक या एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर्स। तो उसको सबसे पहले तो एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है और यही मर्चेंट बैंकर जो है कैसे काम करेगा? लीड मैनेजर के तौर पर काम करेगा। मैनेजर कौन होता है? जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो मर्चेंट बैंकर क्या होगा? जब कोई बैंक कंसल्टेंसी सर्विसेज दे देता है बैंकिंग सर्विसेज के साथ भी, तो उसको हम मर्चेंट बैंकर बोल देते हैं। तो उसको हमें क्या करना है? एज ए लीड मैनेजर अपॉइंट करना है। तो एक मर्चेंट बैंकर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर को भी हम लीड मैनेजर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो मर्चेंट बैंकर जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि वो सेबी के ऊपर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज़, जहाँ पे ये जो इशू है एक से ज़्यादा लीड मैनेजर के थ्रू मैनेज हो रहा है, यानी कि आपने क्या किया? एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर्स को लीड मैनेजर बना दिया। तो उस सिचुएशन के अंदर जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रिलेटिंग टू इंटर आलियर टू डिस्क्लोजर, अलॉटमेंट, रिफंड एंड अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन, इफ एनी, ईच ऑफ द लीड मैनेजर शैल बी प्री डिटरमाइंड एंड बी डिस्क्लोज इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा लीड मैनेजर आपने अपॉइंट किया है तो हर एक लीड मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किस चीज़ के रिगार्डिंग? डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग, अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, रिफंड के रिगार्डिंग, अंडर राइटिंग के रिगार्डिंग। वो सारी की सारी क्या करनी होगी? प्री डिटरमाइन करनी होगी, पहले से ही आपको बतानी होंगी। और कहाँ पे डिस्क्लोज करनी होंगी? आपको अपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में, यानी कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर, और ऑफर डॉक्यूमेंट यानी कि प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको डिस्क्लोज करनी होगी कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किस लीड मैनेजर की। दो बातें होगी, आपको पहले अपॉइंट करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये बताना है। तीसरी बात होती है अ लीड एटलीस्ट वन लीड मैनेजर टू द शेयर इशू शैल नॉट बी एसोसिएट। तो अब यहाँ पे ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो लीड मैनेजर को आप अपॉइंट कर रहे हो, मान लो एक से ज़्यादा लीड मैनेजर आपने अपॉइंट किया, तो उसमें से कम एक ऐसा लीड मैनेजर हो, यानी कि एक ऐसा मर्चेंट बैंकर हो जो कि एसोसिएट ना हो इस इशूअर के साथ। और अगर आपने सिंगल ही अपॉइंट किया तो वो सिंगल भी खुद ना हो। एक से ज़्यादा किया है तो बाकी में भी हो सकता है कि एसोसिएट हो, लेकिन एक एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरी बात इसने बोली कि वो एसोसिएट ना हो इशूअर के साथ। फिर आगे क्या बोलता है कि इफ एनी ऑफ द लीड मैनेजर एन एसोसिएट, लेकिन अगर कोई एसोसिएट है इशूअर के साथ तो उसको डिस्क्लोज करना है इस बारे में कि वो इशूअर के साथ एसोसिएट है, एंड इट्स रोल शैल बी लिमिटेड टू मार्केटिंग ऑफ द इशू। तो और वो सिर्फ क्या काम करेगा? मार्केटिंग ही करेगा इशू का, और कोई काम नहीं करेगा उस इशू के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ वो मार्केटिंग कर सकता है, बाकी सारे काम जो मैनेज करने के हैं वो वाला लीड मैनेजर नहीं कर पाएगा अगर वो एसोसिएट है तो। चौथी बात हो गई। फिर पांचवी बात आती है द इशूअर शैल इन कंसल्टेशन विद द लीड मैनेजर। अब इशूअर क्या करेगा? ये जो आपने लीड मैनेजर अपॉइंट किया है, ये 4 पॉइंट जिसके फुलफिल किए हैं, इसकी कंसल्टेशन से, अब देखो लीड मैनेजर है वो मर्चेंट बैंकर होगा, मर्चेंट बैंकर ने जब कंसल्टेशन सर्विसेज शुरू कर दी तो उसको हमने मर्चेंट बैंकर बोल दिया। तो अब इससे हम कंसल्टेशन ले रहे हैं। क्या कंसल्टेशन ले रहे हैं? अब आप हमें बताओ कि हमें और किस किस इंटरमीडिएट की ज़रूरत है ये इशू लेके आने के लिए। हमें और किस किस व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि हमें हेल्प करेगा चीज़ों के अंदर, विच आर रजिस्टर्ड विद सेबी। और ये ज़रूरी होता है कि वो इंटरमीडिएट सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो। आफ्टर द लीड मैनेजर हैव इंडिपेंडेंटली असेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ अदर इंटरमीडिएट टू द कैरी आउट देयर ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर फिर वो लीड मैनेजर अब कंसल्ट करेगा, ऐसी थोड़ा ना किसी का नाम भी कंसल्ट कर देगा। तो जो लीड मैनेजर है वो देखता है, इंडिपेंडेंटली असेस करता है कि किसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, किस इंटरमीडिएट की, और उसकी क्या ज़रूरत है, क्या वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। उस हिसाब से वो रिकमेंड करता है ईश्वर को कि आप इस और अदर इंटरमीडिएट को एंगेज कर लो, अपॉइंट कर लो। ठीक है, तो ये किसका काम हो गया? लीड मैनेजर का काम हो गया। द इशूअर शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द लीड मैनेजर। अब इशूअर जो है एग्रीमेंट के अंदर एंटर करता है लीड मैनेजर के साथ, एंड एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अदर इंटरमीडिएट। तो लीड मैनेजर के साथ भी और बाकी जितने इंटरमीडिएट थी उनके साथ भी एग्रीमेंट के अंदर एंटर करता है, एज रिक्वायर्ड अंडर रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू द इंटरमीडिएट कंसर्न। तो जो भी हमारे रेगुलेशंस है, जैसे सेबी आईसीडीआर है या और जितने भी रेगुलेशंस है मर्चेंट बैंक के रिगार्डिंग या अदर इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग, उसके हिसाब से एग्रीमेंट के अंदर एंटर किया जाता है इशूअर के द्वारा। किसके साथ? लीड मैनेजर के साथ और अदर इंटरमीडिएट के साथ। तो इशूअर जो है लीड मैनेजर और अदर इंटरमीडिएट के साथ एग्रीमेंट के अंदर एंटर करता है। सच एग्रीमेंट में इंक्लूड सच अदर क्लॉजेज एज द इशूअर एंड द इंटरमीडिएट में डीफमेंट। तो एक तो आपके रेगुलेशंस में बातें लिखी हुई हैं, वो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। इसके अलावा अगर आपको और कोई चीज़ें ठीक लग रही हैं तो आपका इशूअर और जो लीड मैनेजर या अदर इंटरमीडिएट है वो आपस में और कोई क्लॉजेज भी अपने एग्रीमेंट के अंदर
ऐड कर सकते हैं विदाउट डिमिनिशिंग और लिमिटिंग एनी वे ऑफ द लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द लीड मैनेजर। किसी भी तरीके से आप कोई भी जो लायबिलिटी है या ऑब्लिगेशन है उसको लिमिट नहीं करोगे या डिमिनिश नहीं करोगे लीड मैनेजर की या अदर इंटरमीडिएटरीज की। एंड द इश्यूअर अंडर द एक्ट, मतलब कि जो कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 वाले 1956 वाले या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर या डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर जो ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस लायबिलिटीज बता रखी हैं किसकी, लीड मैनेजर की, अदर इंटरमीडिएटरीज की या इश्यूअर की, उसको आप डिमिनिश या कम नहीं करोगे किससे, जो आप क्लॉजेज एंटर कर रहे हो इस एग्रीमेंट के अंदर, जो और क्लॉजेज आप ऐड करना चाहते हो उसके थ्रू आप ये काम नहीं करोगे कि कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है और आपने उस चीज को डिमिनिश कर रहे हो, खत्म कर रहे हो एक तरीके से, वो काम नहीं कर सकते आप। सातवीं चीज, देन आठवीं चीज, इन केस असबा प्रोसेस, अगर असबा प्रोसेस करते हैं द इशूअर शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द डीम एग्रीमेंट ऑफ द इशूअर विद सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। तो वहां पे वो डीम कर लेगा, डीम एग्रीमेंट मान लेगा किसके साथ, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के साथ, अगर असबा प्रोसेस के थ्रू आप इशू लेके आ रहे हो। लेकिन अगर इशूअर शैल इन केस ऑफ इशू मेड थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, लेकिन अगर आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू लेके आ रहे हो तो उसके अंदर आपको सिंडिकेट मेंबर जो अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ एनी अदर इशू अपॉइंट बैंकर टू इशू एट सेंटर्स, और अगर और कोई तरीका से कर रहे हो तो फिर उसके अंदर आपको बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा कि जो बैंक है वो इशू करे सेंटर्स के ऊपर, अपने जो भी सेंटर्स बना रखे। तो ये तीन चीजें यहाँ पे असबा, बुक बिल्डिंग और अदर टाइप का हो गया। फिर उसके बाद ये 9वीं बात हो गई थी। फिर 10वीं बात आती है, द इशूअर शैल अपॉइंट अ रजिस्ट्रार टू द इशू रजिस्टर्ड विद सेबी विच हैज कनेक्टिविटी विद ऑल डिपॉजिटरी। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपको एक इशूअर भी रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, और वो रजिस्ट्रार सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस रजिस्ट्रार की कनेक्टिविटी हो सारे डिपॉजिटरी के साथ, जो भी इशूअर आप अपॉइंट कर रहे हो, क्योंकि वही जो भी रजिस्ट्रार आप अपॉइंट कर रहे हो वही तो सारे रजिस्टर करेगा कि किसको क्या शेयर जा रहे हैं। अगर मान लो कि वो जो इशूअर है वही अपना शेयर लेके आ रहा था मार्केट के अंदर, अगर वो जो रजिस्ट्रार खुद रजिस्ट्री करता है वही अपने इशू लेके आ रहा था, वो खुद ही अपने आप में इशूअर है, तो उस सिचुएशन में वो खुद को इस चीज़ के लिए रजिस्ट्रार अपॉइंट नहीं करेगा। 11वीं चीज़ ये हो गई, द लीड मैनेजर शैल नॉट एक्ट एज रजिस्ट्रार टू द इशू इन विच इट इज सो हैंडलिंग द पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो लीड मैनेजर है वो भी ये काम नहीं करेगा रजिस्ट्रार का, कब, जब वो पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है। अगर पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है उसके ऊपर तो फिर वो रजिस्ट्रार के तौर पर भी काम कर सकता है, लेकिन अगर वो पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा है तो फिर आप उसको रजिस्ट्रार नहीं बना सकते। और आखिरी बात आ जाती है हमारी, द इशूअर शैल अपॉइंट कंप्लायंस ऑफिसर। ये कंप्लायंस ऑफिसर आ गया कि इशूअर को क्या करना है, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। और ये जो कंप्लायंस ऑफिसर है एज पर रेगुलेशन 6 ऑफ सेबी एलओडीआर सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, जो कि कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर काम करेगा, जिसका क्या काम होगा कि कंप्लायंस हुई है नहीं हुई है जब भी इशू आ रहा है, ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स के ग्रीवियंसेस है उसको रीड्रेस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो ये काम किसका रहेगा, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी का रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लायंस ऑफिसर बोलेंगे। तो इसको आपको कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर चुनना पड़ेगा। तो आपने किस किस को अपॉइंट किया, लीड मैनेजर को, जिसके रिगार्डिंग हमने बातें पढ़ी, इसके अलावा आपने अदर इंटरमीडिएट्स को किया, फिर आपने सिंडिकेट जो बैंक था उसको किया, सिंडिकेट मेंबर या बैंकर को, है ना, और आपने रजिस्ट्रार को किया। यही लोग अपॉइंट हुए हैं, इसके अलावा तो और कोई नहीं हुआ। और आखिरी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस ऑफिसर, तो ये लोग जो है यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं किसके अंदर, रेगुलेशन 23 एंड 121 के अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, अदर इंटरमीडिएरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने रेगुलेशन 23 एंड 121 देखा आईसीडीआर का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेगुलेशन 24 एंड 122 देखेंगे आईसीडीआर का, डिस्क्लोजर इन फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, की क्या क्या चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी होती है जब हम ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।